आपको पता है कि 2 दिन मैं पहले नहीं आई हूँ लाइव। कुछ तबीयत की नासाजी की वजह से वो कुछ चूँकि मेरे मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग चल रही थी और डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, इसलिए मैं नहीं आ सकी। और बहुत से लोगों के मैसेजेस भी मौसूल होते रहे हैं और उन्होंने मुझे कहा भी कि आप जो है लाइव आएँ, तो मैं नहीं आ सकी। तो आज चूँकि कल भी बहुत अहम फैसले अदालत के आए और बहुत से इश्यूज जो हैं उनको उठाया गया, बहुत से अहम फैक्टर्स के ऊपर डिस्कस किया गया, बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सूरत हाल कुछ यूँ थी कि कोई कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेड एक फैसले जो आए हैं उनके ऊपर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ख़ुसूसी तौर पे PMLN की जानिब से डिफरेंट पॉलिटिशियंस ने और जो अहम ओहदों के ऊपर हैं, ख़ुसूसी तौर पे मरियम नवाज़, राना सनाउल्लाह, उनको ये उम्मीद ना थी कि ऐसा फ़ैसला भी अदालती आएगा, जिसकी वजह से कुछ अहम जो है उनको हंगामी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उसमें राना सनाउल्लाह ने बहुत सारे अहम फैक्टर्स को भी उठाया और ये कहा कि ये फैसला जो है एक सियासी फैसला है, आइन और कानून के तहत नहीं हुआ। मगर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि माजी में बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो उठाए जाते रहे हैं और बहुत सारे मामलात जो हैं उनको अदालत जो है परस्यू करती रही है। अगर किसी भी पॉलिटिशियंस के हक में या किसी पॉलिटिकल पार्टी के हक में जब फैसला आ जाता है तो उसको फौरी तौर पे ऑन किया जाता है और कहा जाता है कि ये फैसला दुरुस्त है, और अगर उनके खिलाफ आ जाता है तो कह देते हैं कि ये सियासी फैसला है। तो क्या हमारे ये पॉलिटिशियंस जितने भी है और पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान हैं, इनकी हमारे इदारों के ऊपर या तो ट्रस्ट नहीं है, जिसकी वजह से वो ऐसा स्टेटमेंट देते हैं फौरी तौर पे। मगर ये बात जो कर रहे हैं इसको मैं समझती हूँ कि ये आम पब्लिक के लिए भी बहुत सारे सवालात उठाता है कि हमारे इदारे क्या ट्रस्टेबल नहीं है। अगर कोई फैसला करते हैं हम उसको ऑन नहीं करेंगे, अगर हक में नहीं है या अगेंस्ट जाता है तो हम उसको ऑन नहीं करेंगे। तो अगर हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है तो उसको कुछ सोचते समझते हुए ही फैसला दिया होगा। तो यहाँ पे कुछ लोग अपना अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। शकील गुज्जर साहब हैं, उन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा, जी बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे शामिल हुए हैं। और सद्दाम काजी हैं, उन्होंने भी अस्सलाम वालेकुम कहा है, जी बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। नौशाद कियानी साहब हैं और फिर इसके बाद शमसुल्ला, सबके लिए जो भी सलाम कह रहे हैं उनको मैं वालेकुम सलाम कहती हूँ। आ चुके एक मजीद इद्दत केस के ऊपर इमरान खान को बरी किया गया। बुशरा बीबी को रिहाई के बाद गेट नंबर 3 से फिर गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में रखा जाएगा। बतौर वजीर आजम बानी PTI और अहलिया ने तोशा खाना से तहाइफ हासिल किए, यानी उनके ऊपर एक ये भी एलिगेशन है। एक जानिब से इद्दत केस में बरी कर दिया जाता है तो दूसरी जानिब से उनको ये एलिगेशन दिया जाता है कि जनाब इन्होंने जो तहाइफ हैं वो लेके उनकी कीमत पूरी नहीं दी और महंगे दामों उनको सेल किया। तो माजी में बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं। देखिए यहाँ पे बेइंगा पाकिस्तानी, अगर हम इस चीज़ को सोचते हैं कि अगर हम अपनी माजी को सोच के बात करें तो बहुत सारे लोगों के ऊपर उंगलियां उठती हैं, जबकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एफिलिएशन डिफरेंट जमातों के साथ है। और यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे मेरे साथ मौजूद भी हुए होंगे कि जो डिफरेंट पार्टी से एफिलिएटेड है, मगर बहुत सारी बातों से वो इत्तफाक करते होंगे और बहुत सारी बातों से इत्तफाक नहीं करते होंगे। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि न्यूट्रल होकर बात की जाए और आप सब लोग भी न्यूट्रल होकर उन पॉइंट्स को सोचें कि अगर यहाँ पे इमरान खान के ऊपर ये एलिगेशन लगाया जाता है तो माजी में देखिए यूसुफ रजा गिलानी ने अपनी अहलिया के लिए जो हार चुराया था, जिससे उनको वजीर आजम की कुर्सी भी उनकी छीनी गई। तो ये वो सवालात हैं। और फिर नवाज शरीफ ने बहुत ज़्यादा तहाइफ लिए हैं और एक सबसे अहम बात कि उन्होंने कालीन जो है वो 50 रुपये में लिया। फिर मरियम नवाज साहिबा ने बहुत सारे तहाइफ लिए। अगर
मैं कहती हूँ जस्टिस करना है। अगर आप कहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए, जिस तरीके से बानी पीटीआई के साथ हो रहा है, या उनके लिए आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इंसाफ होना चाहिए कानून और आइन के मुताबिक, तो फिर ये तमाम लोग भी कटहरे में आते हैं। सबका भी एहतसाब एक जैसा होना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि हमारे यहाँ पे कानून दुरुस्त होना चाहिए और इंसाफ का बोलबाला हो, तो फिर सबके लिए सेम कानून होना चाहिए। अब सवाल बहुत सारे उठते हैं। 9 मई के मुकदमात में जमानतों की मनसूखी, इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का अडियाला पहुंचने का इम्कान, यानी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनके फैसले आ गए हैं, जिसमें बरी हो गए हैं। बहुत से केसेस में मनसूखी की जा रही है, और खसूसी तौर पे 9 मई के मुकदमात के लिए बहुत ज़्यादा एक मुश्किल आन खड़ी हुई है। बहुत से लोग ये सवालात उठा रहे हैं कि ये इस किस्म की दहशतगर्दी की गई, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज को रेज किया जा रहा है। और खसूसी तौर पे इमरान खान की जो एक टेप थी, वो वीडियो बड़ी उनकी वायरल हुई, और उसमें जो उन्होंने कह दिया कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो ये यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका बनेगा, तो इसलिए मुझे गिरफ्तार ना किया जाए। उस वक्त की मौके की नौयत के मुताबिक अगर इस तरह का मामला पेश आया है, तो मैं समझती हूँ कि ये स्टेटमेंट जो है ना, वही उनके अगेंस्ट जा रही है, जिसकी वजह से इनके ये इस मामले में ताखीरी हो रही है। क्योंकि एक पुरअमन माहौल को अपने अल्फाजों से लोगों में इश्तियाल कायम करना, ये चीज़ जो है वो भी एक दहशतगर्दी के ज़िम्मे में आती है कि आप अपने शहरियों को इश्तियाल में लेके आते हैं। यानी इस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए इस केस में थोड़ी सी सख्ती बरती जा रही है। तो लिहाजा बाकी जो पॉइंट्स हैं, अगर हम दूसरे केसेस को खोल के देखते हैं, तो उसमें सियासी अदावत के सिवा हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर बात करते हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने भी बड़ी अहम एक स्टेटमेंट दी थी कि हमारे यहाँ पे अगर इसको जेल से बाहर निकाल दिया गया तो हम जेल के अंदर चले जाएंगे, यानी ये खौफ ये भी इनको लायक है। तो वही बात है, चोर की दाढ़ी में तिनके वाला हिसाब है। हिना तालिब का क्वेश्चन है कि क्या इमरान खान जेल में ही रहेंगे। मैं इसी के ऊपर रोशनी डाल रही थी कि जो एक अहम स्टेटमेंट राना सनाउल्लाह का था, उन्होंने कहा कि अगर ये जेल से बाहर आ जाते तो हम जेल के अंदर चले जाएंगे। यानी इट्स मीन कि इनको ये पता है, चोर की दाढ़ी में तिनके वाला हिसाब है। इनको ये पता है कि हमारे ये कटे चिट्टे हैं, अगर ये एक्सपोज हो गए तो ये हमें बंद कर देंगे, हमें भुगतनी पड़ेगी, तो लिहाजा इसको ही क्यों ना अंदर रहने दिया जाए। तो ये वो मौज़ूआत हैं, वो बातें हैं जिनको मैं समझती हूँ कि सियासी अदावत के तहत अगर किया जा रहा है। खसूसी तौर पे एक चीज़ मैंने देखी है PMLN में, पहले भी मैंने देखा है माहौल, आप देखिए कि सियासी माहौल इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं होता था, या इतना ज़्यादा रजिस्टली नहीं किसी चीज़ को देखा जाता था जिस तरीके से अब हो रहा है। मोस्टली मरियम नवाज का सियासत में कदम रखना, वो कोई भी चीज़ है उसको ज़ातियात पे ले आती हैं। आप उनकी स्पीचेस भी अगर खोल के देखते हैं, देखिए इस वक्त हमारी पब्लिक के बेशुमार इश्यूज हैं। महंगाई सबसे अहम इशू है, फिर इस वक्त कारोबारी हालात बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम में हैं, मार्केटें सुनसान पड़ी हैं, हमारी मैशियत जो है वो इस वक्त बहुत उसके ऊपर मनफी असरात पड़ रहे हैं। महंगाई डे बाय डे बढ़ रही है, लोग बिजली के बिलों से और बाकी लवाजमात से बहुत परेशान हैं, टैक्सेस दे दे के थक चुके हैं। तो ये वो सवालात है जिन पे गवर्नमेंट में रहते हुए उनको उनके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन फोकस क्या है? इमरान खान। वो जेल में बैठे हैं, फोकस क्या है? इमरान खान। पूरे तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर क्या डिस्कस किया जाता है? इमरान खान के केसेस। कोई पब्लिक इश्यूज को डिस्कस नहीं किया जाता, कोई पब्लिक बातचीत नहीं होती है, कोई उन चीज़ों के ऊपर पॉइंट रेज नहीं किया जाता। कितने लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, कितने लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं, कितने लोगों के आप केसेस देखें कि डिफरेंट शहरों में वो अपने बीवी बच्चों को कोई जला रहा है, कोई घर को जला रहा है। यानी इस तरह के केसेस बेशुमार हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन मरियम नवाज साहिबा जब से सियासत में आई हैं, एक लीडराना सोच रखने वाला इंसान जो होता है
और जो बेस्ट पॉलिटिशियन होता है वो सियासी अदावत की तरफ नहीं कदम बढ़ाता, वो अपने बैकडोर कभी बंद नहीं करता, वो रजिस्ट होके पॉलिटिक्स नहीं करता। उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मौके की मुनासबत से फैसला साज होना पड़ता है, फैसलों को चेंज भी करना पड़ता है और उनको देखते हुए मौके के हिसाब से अपने आप को मोल्ड भी करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन समथिंग डिफर के मरियम नवाज साहिबा जैसे कि वो सियासत में जैसे ही उन्होंने कदम रखा है, अब तक उनकी सियासत के जितने भी पहलुओं को अगर हम मद्देनजर रखते हैं तो वो बहुत रजिस्टली एक सियासत को कर रही है। अगर उनके अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट देता है या कोई ओपोजिशन का बंदा या कोई सहाफी या कॉलमिस्ट या कोई भी ABCD किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाला अगर किसी भी नेगेटिव पॉइंट को हाईलाइट करता है तो उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और पॉलिटिक्स में बर्दाश्त का लेवल बहुत ज्यादा रखना पड़ता है। तो इस वक्त जो केसेस इमरान खान के साथ या PTI के साथ जो हो रहा है वो एक जातियात पे ले जाके जब से इन्होंने पॉलिटिक्स करनी शुरू की है तब से प्रॉब्लम्स जो हैं और इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, जबकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक यकसा होना चाहिए अगर सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क में कायम करना है और मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए सियासी इस्तेहकाम की बेइंतहा ज़रूरत है। और ये इस्तेहकाम लाना बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि जब तक आपके मुल्क में अमन नहीं होगा, सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, बाहर से कोई भी सरमायाकारी नहीं होगी और आपकी मईशत के ऊपर बहुत नेगेटिव असरात पड़ेंगे। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन हमारी पॉलिटिकल चल रही है और जिस तरीके से रोज़ाना की बुनियाद पे हमारी आवाम परेशान है और जबकि एक शख्स जिसको बाइकआउट कर दिया गया, जिसको ये कह दिया गया कि इसको चैनल्स पे नहीं दिखाना, उनकी कोई पुरानी स्पीचेस भी खोल के नहीं चैनल के ऊपर दिखानी, उनकी आपने कोई रेफरेंस के लिए अगर यूज़ करना है तो बानी PTI लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। यानी ये वो बातें हैं, अगर इनको देखते हुए देखें हम तो फिर इतना डिस्कस चैनल पे तो वही शख्स हो रहा है जिसके ऊपर आपने पाबंदी आयद कर दी है। क्यों ना आप उसको फिर एक साइड पे रखते हुए कि आप अपनी आपस की लड़ाई लड़े। दिन और रात अदालतें लग रही हैं मैं अपनी अदालत के बेइंतहा तकरीम करती हूँ, अपने इदारों की तकरीम करते हुए ये बात कहूँगी कि जिस तरीके से क्विकली इन तमाम चीज़ों को देखते हुए परस्यू किया गया केसेस को, दिन और रात अदालतें ओपन हुई, आम आदमी के लिए भी इसी तरह का एक लेवल होना चाहिए जो कि मैं समझती हूँ एक नस्ल बीत जाने के बाद किसी की फाइल का जो है वो एक इंसाफ आता है। तो लिहाजा ये चीज़ें हमारे मुल्क में ख़त्म होनी चाहिए और क्विकली जस्टिस जो है कॉमन पीपल के लिए भी होना चाहिए ताकि हमारे कॉमन पीपल्स जो हैं वो अपने इदारों के ऊपर रिलाय करें, ना कि ये जो सिचुएशन क्रिएट की जा रही है बीइंग अ पॉलिटिकल पर्सन या बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर्स जो कि अपनी मनमानियां करते हैं और अपने इन्फ्लुएंस की वजह से बहुत सारे फैसले चेंज करवाते हैं, बहुत सारे फैसले जो हैं उनको फौरी तौर पे अदालतें खुलवा लेते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये माइनस होनी चाहिए हमारे मुल्क में। जब तक अमीर और गरीब के लिए, तमाम तबकात के लिए जस्टिस जो है एक जैसा यकसा नहीं होगा तब तक हमारे मुल्क में हम बेहतरी नहीं ला सकते। इंसाफ फर्स्ट प्रायोरिटी होती है किसी भी कौम के लिए और फिर सेकंड काम कोई दूसरा आप कर सकते हैं। अगर आपके अवाम में, आपके मुल्क में इंसाफ नहीं है तो फिर इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा पेचीदगी की तरफ ही जाएंगे, आप उसको आसानी की तरफ नहीं लेके आएंगे। एक क्वेश्चन आया है जी हिना तालिब का, क्या राना सनाउल्लाह इमरान खान से डर गया? लिगी वो भी कहते हैं कि खान के बाहर आने से कोई फ़र्क नहीं होता। ये बात तो उन्होंने कल कही है कि उनके आने से कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन अभी एक महीना पहले का स्टेटमेंट खोले तो ये बात उन्होंने कही थी कि अगर हम बाहर आ जाते हैं, इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो हम अंदर चले जाते हैं। दूसरी ख्वाजा साद रफीक ने भी बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया था कि अगर इमरान खान बाहर आ जाता है
तो ये हमें नहीं छोड़ेगा। यानी इनके अंदर एक खौफ भी है कि इमरान खान के बाहर आ जाने से हम बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ जाएंगे। तो लिहाजा ये बातें जो हैं बड़ी कंसीडर कर रही हैं। आप सियासी अदावत जो है वो सियासी अदावत ही उतनी निभाएं जिसमें आपको परेशानी ना हो, आपको कल के फेस करना आसान हो जाए। चूंकि पीटीआई जब इक्तदार में थी तो तब तड़ियां लगनी शुरू हो गई थी पीएमएलएन की जानिब से कि ये इन पे फाइलें बनेंगी तो ये 2 दिन जेल में नहीं रह सकेंगे। तो इमरान खान तो मुल्क से बाहर गए ही नहीं, जिसकी वजह से पब्लिक में पजीराई भी हुई। और आज तक आप देखें कि इनको अगर कैद में रखा जाता है तो वो फौरी तौर पे बीमार भी हो जाते हैं, फिर मुल्क से बाहर भी चले जाते हैं। जी गुलाम रसूल बुजदार साहब ने क्वेश्चन किया है कि लीडरशिप बहुत खामोश है, इनकलाब की अशद ज़रूरत है। देखिए इस वक्त लीडरशिप आप किसको कह रहे हैं, कौन सी जमात की लीडरशिप के बारे में बात करें, ये क्लियर नहीं आपने पहले तो किया। लेकिन ये है कि इस वक्त कोई भी खामोश नहीं है, सब मुतहरिक है। और इस वक्त जो कल के फैसले आए हैं अदालती तौर पे, जिसमें पीटीआई भी मुतहरक हो गई है और पीएमएलएन भी मुतहरक हो गई है। पीएमएलएन जो है उसको अपनी हुक्मरानी बचाने के लाले पड़ गए हैं। तो लिहाजा ये कल एक बड़ा अहम तज्जिया जो कि मैंने शेयर भी किया था अपने चैनल के ऊपर, वो पड़ा है, वहाँ पे आप जाके देख भी सकते हैं कि किस तरीके से तमाम मामलात को जो है देखा गया है और किस तरह से ये मामलात हो रहे हैं। काजी खान ने अस्सलाम वालेकुम कहा जी। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद असगर भट्टी साहब का क्वेश्चन है कि पीटीआई के हक में होने वाले फैसले आइन की रूह से दुरुस्त हैं। देखिए इस वक्त जो भी फैसले आए हैं अगर उनको हम कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिफरेंट फैक्ट्स जो हैं वो सामने आते हैं। कल एक माहिर कानून ने कहा है कि फैसला आइन की तशरीह के जरिए दिया गया है, लेकिन इसके सियासी असरात जो हैं वो कुछ डिफरेंट हैं और इस फैसले को बहुत सारे लोग मुतनाज़ा भी कर रहे हैं। जबकि ये अपने मैंने ये भी थोड़ा सा मैं बयान करती चलूँ कि जहां आइन खामोश हो वहां सुप्रीम कोर्ट अपनी तशरीह कर सकता है। ये एक अहम पहलू है जो कि आपने क्वेश्चन किया, ये उसका मैंने रिप्लाई दिया है। अब जो चीज़ें हो रही हैं और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कल फैसल वाडा का भी बड़ा अहम स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने भी ये बात जो कही है कि पीटीआई के लिए ये फैसला जो आया है, जो सीट्स एलोकेट हुई हैं, ये पीटीआई के लिए ही नुकसानदेह साबित होंगी। मुख्तार साहब ने ये सवाल किया है कि इमरान खान का दुनिया का वाहिद लीडर है, इमरान खान के बगैर मुल्क नहीं चल सकता, इस मुल्क को मुआशी बहरान से निकालना इमरान खान ज़रूरी है। देखिए इस वक्त मैंने बीइंग अ कॉलमिस्ट एक बात कही है अभी थोड़ी देर पहले ही, जस्ट इमरान खान नहीं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनका वन पेज होना बहुत ज़रूरी है। जब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वन पेज नहीं होंगी तब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, और जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तब तक मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकती। यह निहायत ज़रूरी है। जस्ट इमरान खान नहीं, सब पॉलिटिकल पार्टीज को वन पेज होना ज़रूरी है मुल्क कौम की बेहतरी के लिए। आपकी किसी से भी या किसी भी पार्टी से आप एफिलिएटेड है वो एक अलग मैटर है, आपकी मोहब्बत किस लीडर के साथ ज़्यादा है वो एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत के ऊपर अगर हम रहते हुए बात करें तो पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज को तमाम को मुल्क कौम की बेहतरी के लिए वन पेज होना बहुत ज़रूरी है। जी गुलाम रसूल बुजदार साहब ने कहा है कि आज दिल कर रहा है कि खुदकुशी कर लूं, खान साहब के साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं। देखिए मैंने इसके ऊपर रोशनी बड़े अच्छे से डाली है और आपको कुछ अहम स्टेटमेंट्स याद दिलाए हैं, कुछ अहम बातें जो हैं जिसको जो कि अफेक्ट कर रही हैं इस वक्त इमरान खान के रिलीज़ होने के लिए। ये वो फैक्टर्स हैं
जिनके ऊपर रहते हुए अगर हम बात करें कि देखिए एहतसाब का अमल होना चाहिए, भले वो इमरान खान है, भले वो PMLN का कोई लीडर है या PPP का कोई लीडर है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स है, और उनका एहतसाब जो है यकसा होना चाहिए। अगर इमरान खान का एहतसाब हो रहा है तो लिहाजा बाकी पॉलिटिकल पार्टी का भी उसी मेरिट के साथ होना चाहिए। बाकी मैं ये बात कहना चाहूँगी गुलाम रसूल साहब को कि आपकी फैमिली जो है आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। आप अपनी फैमिली के लिए बेइंतहा ज़रूरी है, आपको अपनी फैमिली के लिए और अपने बच्चों के लिए जीना है। और अगर आप इस तरह का सोचते हैं तो ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आपकी फैमिली जो है वो आपके साथ अटैच है, मुंसलिक है, और आपसे ही एक्सपेक्टेशन है। आपने अपनी फैमिली को लेके चलना है। कोई शख्स आपकी फैमिली के ना प्रॉब्लम सुनेगा, ना उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करेगा। तो लिहाजा पॉलिटिकल पार्टीज़ और लीडरान जो हैं ये ठीक है हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी है, बट वो उनकी अपनी एक लाइफ है, लेकिन आपकी अपनी एक लाइफ है। उस लाइफ को मेंटेन करते हुए साथ बैलेंस होके चलें ताकि आपकी लाइफ में एक तवाज़ुन आए। मोहम्मद अस्कर भट्टी साहब हैं। क्या नून की हुकूमत अब ख़त्म हो सकती है? हिना तालब जी, मैंने इसके ऊपर बड़ा अहम तज्जिया किया है। मैंने अभी बताया कि वो मेरे चैनल के ऊपर भी पड़ा है, आप वो सब देख सकते हैं वहाँ पे भी जाके, कि इस वक्त अगर जो सीट्स एलोकेट हुई हैं और उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर डिटेल उसके ऊपर मैंने कल जो एक अपना डीप एनालिसिस किया और चैनल के ऊपर शेयर किया है, उसके साथ अगर रहते हुए मैं बात करूं तो अगर एक तरफ पीपल्स पार्टी हो जाती है और PMLN एक तरफ हो जाती है और बाकी तादी जमातें एक तरफ हो जाती हैं, तो जितनी सीट्स PTI के पास है तो वो अपनी गवर्नमेंट खड़ी कर सकते हैं। तो लिहाजा इस वक्त सियासी सिनेरियो क्या है और आगे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हालात किस जानिब जाएंगे, ये कबल अज़ वक्त कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त तमाम कौम की जो एक नज़रें हैं वो इमरान खान के रिलीज़ होने पे टिकी हुई हैं, क्योंकि PTI सिर्फ इमरान खान है और इमरान खान के चेहरे के साथ और उनके जो डिसीजंस के साथ ही चलती है। ये मोहम्मद असगर भट्टी साहब हैं, उन्होंने सवाल किया है कि गंदम की नकलो हरकत पे पाबंदी लगा दी है और रेट भी 2850 रुपये टैक्स अदा कर दिया गया। खाद की, बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा, ये बहुत ज़्यादा एक अहम है। मोहम्मद फयाज माही साहब भी आज उन्होंने भी ज्वाइन किया है जी, बहुत अच्छे एक नावलिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया फयाज माही साहब, आज आपने हमारे प्रोग्राम की जीनत बने हैं और बहुत खुशी हुई है मुझे कि आपने यहाँ पे हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया है जी। असगर भट्टी साहब, ये मैंने एक अपना कोहिनूर चैनल के ऊपर भी प्रोग्राम किया है, अभी थोड़ी देर बाद डिटेल चंक जो है वो भी मैं शेयर करने वाली हूँ, ये गंदम से रिलेटेड ही। और मैं अभी यहाँ पे भी ब्रीफ कर देती हूँ कि गंदम का जो रेट है ये गवर्नमेंट की जानिब से जो फिक्स किया था वो 3500 पर मन था, फिर इसको गवर्नमेंट ने नहीं लिया। अब रीजंस क्या है इसकी, गंदम की नकलो हरकत पे पाबंदी क्यों है, और एक जानिब जो मरियम नवाज का स्टेटमेंट था कि हमने मिडिल मैन को फ़ायदा नहीं देना, करप्शन नहीं होने देनी, तो ये वो अहम फैक्टर्स हैं कि जिसमें मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट ने सरमायादारों को फ़ायदा भी दे दिया और मक्खन से बाल की तरह खुद साइड पे भी हो गए। तो ये बड़े अहम फैक्टर्स हैं, कैसे फ़ायदा दिया वो मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ। और इस वक्त गंदम के साथ हुआ क्या है और आटा क्यों महंगा हो रहा है, इसमें इस तरह से है कि जो मिडलमैन था यानी सरमायाकार था, गवर्नमेंट ने किसानों से गंदम नहीं खरीदी, लेकिन सरमायाकारों ने गंदम खरीद के ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली। उसका फैक्ट क्या हुआ
कि वो गंदम जो है अब महंगे दामों 3,500 जहां गवर्नमेंट ने खरीदनी थी किसानों से डायरेक्ट, अब 3,900 में वो खरीदेंगे, प्लस उसके ऊपर टैक्स होगा। फिर जो नकलो हरकत के ऊपर आपका एक्सपेंस आएगा वो अलग से होगा। यानी कुल मिला के जब आप फ्लोर मिल्स मालकान के पास पहुंचाते हैं गंदम तो वो रेट डेफिनेट बूस्ट कर जाता है, और जो पब्लिक में रेट उन्होंने देना है तो वो डबल करके इंक्रीज हो जाना है। यानी सिचुएशन इज दिस कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने आप को बचा भी लिया, अपना पल्ला भी बचा लिया, और मिडल मैन सरमायादार जितना भी हमारा तबका है उनको फायदा भी दे दिया। लेकिन बैक एंड पे वो ये भी स्टेटमेंट देके खुद को बड़ी ज़बान समझते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। जी, फयाज माई साहब ने कहा है कि एक बहुत खुशी की बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब की कमर में गुज़श्ता 2 सालों में कभी दर्द नहीं हुआ, जो कि इमरान खान की हुकूमत में हर 2 घंटे बाद उनकी कमर में दर्द शुरू हो जाता था। इस बारे में कुछ बताइए। जी फयाज माई साहब, ये आपने बड़ी अहम बात की है। शहबाज शरीफ साहब के क्या, अब नवाज शरीफ साहब की भी प्लेटलेट्स कम नहीं हुई हैं, वो भी लंदन नहीं गए हैं एक बार भी। मरियम नवाज साहिबा की सर्जरी जो है वो भी एक्सपायर नहीं हुई है, वो भी नहीं गए हैं, और कोई बीमार भी नहीं हुआ। इत्तेफाक की बात है, कोई भी बंदा लंदन नहीं गया है। तो अब सबसे मजे की बात जो कि ये कहते हैं ना कि पब्लिक में ये इन्होंने बहुत ज्यादा पुश किया पीटीआई को और इमरान खान को कैद पे रखा। ये समझते थे कि पीटीआई का नामो निशान मिटा देंगे, लेकिन इमरान खान ने अपनी विल पावर से, जैसे वो जेल में रहे हैं, कैद रहे हैं, जिस तरीके से भी वो सारा वक्त उन्होंने गुजारा, ना बीमारी का बहाना किया, ना मुल्क से बाहर गए, और ना इन्होंने अपनी सजा कम करने की किसी को ख्वाहिश जाहिर की, और ना ही कहा कि मेरे पे तरस खाइए, या मैं बीमार हूँ, या मैं इतनी एज का बंदा हूँ। लेकिन बड़ी जवां मर्दी से उन्होंने वो तमाम वक्त को गुजारा। ये एक फैक्टर जो है, पब्लिक ने उनको, जो उनके फैन फॉलोअर्स हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी दी है कि खान ने जो है ना वो कर दिखाया, जो कि लीगी रहनुमा कहते थे कि आप 2 दिन जो है वो कैदोबंद की सोबते बर्दाश्त नहीं कर सकते, जबकि इमरान खान ने ये करके दिखाया। तो लिहाजा ये वो अहम फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से पब्लिक में उनकी पजीराई में इजाफा हुआ है। और मुझे इस बात पे बड़ी हंसी आ रही है कि अब पब्लिक को भी याद नहीं आ रहा कि वो याद दिला दे, मरियम नवाज साहिबा आपकी ब्यूटी में कमी आ गई है, आपने सर्जरी करवानी है, या शहबाज शरीफ बीमार हुए हो या नवाज शरीफ बीमार हुए हो। पहले छींक आती थी तो वो लंदन जाके इलाज करवाते थे, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ कोई भी डॉक्टर अहल नहीं है जो इनका इलाज कर सके, कोई हॉस्पिटल अहल नहीं है जो कि वहाँ पे ये लोग रह सके। ये बड़ी सितम ज़रीफ़ी है, और मैं समझती हूँ हमारे मुल्क में ऐसे हॉस्पिटल्स भी होने चाहिए कि हमारे सिर्फ मुल्क के पॉलिटिशियन जो हैं वो इलाज नहीं करवाएं, बल्कि बाकी ममालिक के पॉलिटिशियंस भी हमारे मुल्क में आके इलाज करवाएं। हमारा मुल्क कोई इतना बुरा नहीं है, ना टैलेंट की कमी है, ना डॉक्टर्स की कमी है। तो लिहाजा इन चीज़ों को जो है देखना चाहिए। गुलाम रसूल साहब ने बात की है। अबू बकर सदीक उस्मानी, उन्होंने भी सवाल किया है। जी मोहम्मद असगर भट्टी साहब, उन्होंने भी एक सवाल किया है। असगर भट्टी साहब ने कहा है कि सुनने में आ रहा है कि गंदम ब्लैक की जा रही है। इस पे मैंने डिटेल आपको अभी बताया है, और बाकी जो आपको पता ही है कि इस वक्त हमारे मुल्क के साथ हो क्या रहा है।
ये कोई अब नहीं, ये पिछले 75 सालों से हो रहा है। तो अभी कोई नई ऐसी बात नहीं हो रही है कि गरीबों का खून चूस रहे हैं या कि ये तमाम चीज़ें। कुछ थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि हमारी पब्लिक को भी थोड़ा सा इनको चूज करने में, इंतखाब करने में थोड़ा किरदार बेहतर अदा करना चाहिए। गुलाम रसूल बुजदार साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि जब से प्यारा पाकिस्तान बना हम बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। इंसान और जानवर एक ही घाट से पानी पीते, घाट से कहना था, आपने घास लिख दिया है, घाट से पानी पीते हैं और बिजली नहीं है। अस्पताल, तहसील कोई सलमान इलाका जिंदा, ये पकड़िए। जिस इलाके से आप बात कर रहे हैं वहाँ पे वडेरा सिस्टम बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे इसमें कोई बात दो राय नहीं है कि वहाँ पे बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है। वहाँ अभी तक आपकी सड़कें बेहतर तरीके से नहीं है, वहाँ पे आपके पीने का साफ पानी मुहैया नहीं है, वहाँ हेल्थ सिस्टम नहीं है, वहाँ आज भी एजुकेशन सिस्टम नहीं है। लेकिन वहाँ पे मैं कहती हूँ कि सारे मामलात जो हैं आज भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे तवज्जो तलब हैं। और ये सोचना चाहिए कि पिछले 75 सालों से हुक्मरानी करते चले आ रहे हैं, मगर हालात जूं के तूं हैं, वहाँ पे हालात क्यों नहीं बदल रहे हैं। चूँकि आप देखिए, किसी भी कौम को जब आप एजुकेशन से महरूम करते हैं ना, तो वहाँ पे कौम खुद ब खुद ही मुर्दा हो जाती है। जब उनके अंदर शऊर ही नहीं आएगा, अवेयरनेस ही नहीं आएगी, वो कैसे किसी बात को रेज करेंगे, कैसे बात को उठाएंगे। आज तक क्यों जाहिल रखा गया, क्यों एजुकेशन के ऊपर काम नहीं करने दिया गया कि गरीब का बच्चा अगर पढ़ जाएगा तो वो वडेरे के आगे बोलेगा, वो मज़ारा नहीं बनेगा, वो उनकी खिदमत करने के लिए पैदा हुए हैं तो वो खिदमत गुजार ही रहें। तो यही वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कौम को महरूम रखा गया है। असगर भट्टी साहब ने कहा है कि 1985 से लेके 2013, आपको जैसा कि पता है कि हमारे मीडिया ने बहुत अवेयरनेस दी है। हमारी पब्लिक आज इस लेवल पे पहुंच गई है कि इस किस्म के सवालात को रेज करे, ना सिर्फ रेज करे बल्कि अपने पॉलिटिशियन से इनका जवाब भी पूछे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो बातें करप्शन की हैं, तो करप्शन की दास्तानें अगर हम खोलने बैठे तो बहुत तवील हैं। तो इनका एहतसाब ना कोई कर सका है ना कर सकेगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो खुद कानून को, आइन को तश्कील देते हैं और बैकडोर खुले रखते हैं। इनके करप्शन के दरवाजे न कभी कोई बंद कर सका है न कर सकेगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ हुक्मरानी के लिए, ये खुद मरियम नवाज ने कहा था कि हम एक हुक्मरान फैमिली से हैं। अनफॉर्चुनेटली कि यहाँ पे सिर्फ वो हुक्मरानी करने आते हैं और या फिर अपने मुर्दा दफनाने आते हैं, बाकी काम सारे जो है इन्होंने मुल्क से बाहर ही करने होते हैं। और ये बात हमारी पब्लिक को भी समझनी चाहिए। अगर हम आम आदमी का इंतखाब करना आज शुरू कर दें और इनकलाब अगर आप चाहते हैं, जब तक एक गरीब आदमी को सपोर्ट नहीं करेगा, वो नहीं लेके आएगा इंतखाबात में एक जमहूरी निज़ाम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ऐसा इनकलाब हमारे मुल्क में ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा हमारी पब्लिक भी है। अभी शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने से पहले अपने कपड़े बेच रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जनाब मैं कपड़े बेच दूंगा अपने, तो उनके कपड़े नहीं बिके लेकिन गरीब आवाम के कपड़े बिक गए हैं और वो आज 2 वक्त की रोटी जो है वो नहीं खा पा रहे इज्जत से। जी असगर भट्टी साहब ने ये एक पॉइंट रेज किया है। मैंने इसके ऊपर पहले पिछले कोई 1-1.5 हफ्ते से प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम किए हैं उनमें ये चीज़ लाजमी डिस्कस की है कि क्या ही अच्छा होता कि अगर फ्री दूध की बजाय फ्री किताबें दोबारा से दे देते। देखिए यहाँ पे इस वक्त अगर पंजाब की मैं बात करूँ तो 74% बच्चे जो हैं वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और 25% जो है वो अभी भी अपने हालात की वजह से जो है वो एजुकेशन से महरूम है।
अगर क्या ही मज़ा था कि वो जो 25% जो एजुकेशन से बच्चे महरूम हैं उनको एजुकेशन दिलाई जाती, ना कि ये दोबारा किताबों वाला सिलसिला भी होता, लेकिन एजुकेशन जो है वो हर बच्चे तक पहुंचती तो ज़्यादा खुशी होती कि हर बच्चे के ऊपर यकसा जो है तलीमी मौके फराहम किए गए हैं। मेरे ख्याल में ये डिसीजन लेते तो ज़्यादा बेहतर था बानिस्बत इसके कि फ्री दूध के पिला के जो सबीलें लगानी है इन्होंने अपने डेयरी फार्म की, और वो जो करप्शन होनी है दूध की मद में कि अरबों रुपया जो इन्होंने इन्वेस्ट करना है, तो वो अरबों रुपया इन्वेस्ट करके फिर वो करप्शन पकड़े ही नहीं जानी किसी भी तरह से कि कैसे करप्शन हुई, कितना खर्च हुआ, किधर पैसा गया, फिर कहना जी आपके बच्चों को, कौम के बच्चों को ही दूध पिलाया था। तो लिहाजा ये वो लोग हैं, इन्होंने हमेशा वो प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जिसमें इनका वक्ती फायदा हो। गुलाम रसूल बुजदार साहब ने कहा डेली प्रोग्राम किया करें, लोगों का आवाज़ बुलंद करें। जी बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी रोज़ाना आऊँ। चूँकि मेरी तबीयत नासाज होने की वजह से मैं नहीं आ सकी, उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मौसूल होते रहे हैं मुझे, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली आऊँ। आप लोग मुझे अपने सवालात बता सकते हैं, जैसा कि अभी आपने गुलाम रसूल साहब आपने अपने इलाका वाइज बताया और मैंने उस पर ब्रीफ किया, और मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला कि वहाँ पे जैसे हम यहाँ पे अफसरशाही निज़ाम के ऊपर उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि ये ख़त्म होना चाहिए, ये गरीब के पैसे से मुल्क चलने वाला है और इसके टैक्सेस जो हैं आप अपने अफसरशाही निज़ाम पे खर्च करते हैं, इसको स्टॉप होना चाहिए। इसी तरीके से वडेरा सिस्टम भी ख़त्म वहाँ पे होना चाहिए ताकि आपके मामला बेहतर हों। और आज बड़ी मज़े की बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, चूँकि मैं आज घूम रही थी माल रोड की साइड पे, तो वहाँ पे जनाब हमारे जो कौम के सिपाही हैं, जो मुल्क कौम की हिफाजत करने वाले लोग हैं, उनको खुद अपनी जान का खतरा है। वो जनाब बहुत बड़े बड़े प्रोटोकॉल लेके घूम रहे होते हैं, एक बड़ी वीआईपी किस्म की गाड़ी 4 वीगो डाले उनके आगे पीछे घूम रहे हैं और जनाब वो फुल प्रोटोकॉल के साथ जा रहे हैं। मुहर्रमुल हराम के तमाम इंतजामात को देखते हुए और खराटे भरती हुई गाड़ियां जब वहां से जा रही हैं तो मुझे बड़ी हंसी आई। एक लम्हे के लिए रुक के सोचा कि ये लोग तो अपना जो हिफाजती सामान लेके 4-4 गाड़ियों में, वो बेचारे जो लोग रैंक के बंदे हैं उनको हायर करके अपनी हिफाजती इंतजामात मुकम्मल करके जाते हैं, तो ये लोग कौम को क्या इंसाफ देंगे और कौम की क्या हिफाजत करेंगे? ये बड़ा एक अहम सवाल है। होना तो ये चाहिए कि कोई भी एग्जेक्टिव ओहदे का बंदा है वो इतना अच्छा परफॉर्म करे कि उसको अपनी जान का खतरा ना हो, उससे प्रोटोकॉल की ज़रूरत पेश ना आए। वो ये ना कहे कि मैं अफसरशाही निज़ाम या प्रोटोकॉल के साथ चलूँ। ये इस निज़ाम को ख़त्म होना चाहिए। हमारा मुल्क एक तरक्की पजीर मुल्क है। मोहम्मद असगर भट्टी साहब ने कहा है, हिना तालिब का क्वेश्चन है, पंजाब में कोई काम रिश्वत के बगैर नहीं होता, इसका हल क्या है? भाई जो सरकारी अफसरान हैं, आप जब किसी सरकारी इदारे में जाते हैं, अब तो इतना ये मीडिया का दौर है, अब बहुत सारे सबूत और बयानात जो हैं वो अपने कैच भी कर सकते हैं। इसकी सजाएं भी हैं। अगर हम आइन और कानून में रहते हुए, उसके दायरे में रहते हुए भी बात करें कि कोई भी अगर सरकारी अफसर आपका बगैर रिश्वत के काम नहीं करता तो फौरी तौर पे उसको इदारे जो हैं वो एक्टिव होंगे। हमारे वो पब्लिक सर्वेंट है, अगर वो समझते हैं वो पब्लिक के टैक्स से उनकी तनख्वाहें दी जाती हैं, तो लिहाजा यहाँ पे जो रवायत एक बना दी गई है कि सरकारी दफातर में और सरकारी अफसरान से काम लेना सिर्फ पॉलिटिशियंस का या एमपीए और एमएनएस का काम है, वही जाके आपको काम करवा के दे सकते हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है। आपको भी इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप अपने कामों को किस तरीके से वहां से लेके चल सकते हैं और उनसे किस तरीके से काम ले सकते हैं। रिश्वत आप बिल्कुल मत दें, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टैक्स हमारी टैक्सेस से और हमारे पैसों से उनकी तनख्वाहें जा रही होती हैं। दूसरा सवाल जो किया है जी मोहम्मद असगर भट्टी साहब के, 2-4 काली भेड़ों और लुटेरों को
जी ऐसा है कि ये तमाम सवालात के जवाबात तकरीबन बहुत हद तक मैं दे चुकी हूँ, चूँकि मैं एक डीप देख रही थी कि किसी का सवाल ना रह जाए, और उनके नेम्स वगैरह जो है मैं रीड कर रही थी। तो बाकी इसके ऊपर जो अपना आखिरी सवाल जो मेरा चल रहा था कि हम पंजाब में कैसे लेके काम को चले, तो पुलिस और वापडा जो है वो दफ्तर आने की भी तनख्वाह लेते हैं, मगर काम करने की रिश्वत जो है वो भी लेते हैं। तो लिहाजा इन चीज़ों के लिए आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, और हमारी पब्लिक जो है वो बिल्कुल इनको झोल ना दे, क्योंकि थोड़ी सी कुताही हमारी पब्लिक की भी है। वो घबरा जाते हैं, वो इनसे काम लेना नहीं जानते, जबकि उनसे काम लेना कोई मुश्किल नहीं है। एक सरकारी अफसर जो है ना, उसकी जॉब बहुत सेंसिटिव होती है। कोई भी आपके पास प्रूफ कोई नेगेटिव आता है कि रिश्वत मांग रहे हैं आपसे, आप एक्सपोज कर सकते हैं, तो इस बात को लेके वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे। उनको पता है कि हमारी जॉब खतरे में आ सकती है, तो लिहाजा आप टेक्निकली इनको हैंडल करके बहुत अच्छे से काम ले सकते हैं। जी ना तालिब ने तबीयत के बारे में पूछा है। जी मेरी तबीयत कुछ बेहतर है पहले से, इसीलिए आज मैं आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवालात थे और उनके जवाबात देने थे, और बहुत सारे लोगों के सवाल मेरे तक आ चुके थे। जी और मैं हॉस्पिटल में दाखिल थी, तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो इस वजह से नहीं आ पाई थी। उन्होंने कुछ सवालात किए थे। जी इंशाल्लाह जी अब इजाज़त चाहूँगी आप सबसे। बहुत शुक्रिया आपका हिना तालिब साहिबा, आप हमारे सेहत के लिए दुआ मांगते हैं। इसके अलावा और जितने भी सब अपनी दुआओं में मुझे याद रखते हैं, मुझे सलाम भेजते हैं, सुबह शाम गुड मॉर्निंग के मैसेज आते हैं। तबीयत की ख़राबी के बायस बहुत सारे लोगों ने सवाल किए, तो लिहाजा आप सबकी दुआओं के सर के यहाँ पे जिंदा हूँ और आपके सामने हूँ, और इंशाल्लाह ताला आपकी दुआओं के रहमत से ही सारे काम हो पाते हैं। आप सब अपनी दुआओं में मुझे बस याद रखा करें। इंशाल्लाह मैं ज़रूर टाइम से यहाँ पे 10 बजे आ जाया करूँगी, और मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ बिल्कुल ऑनलाइन जो है वो छुट्टी ना हुआ करे। बहुत सारे लोग यहाँ पे चुके देखना चाह रहे होते हैं, बहुत सारे मसाइल के ऊपर हमने रोशनी डालनी होती है, बहुत सारे मसाइल को अपने आर्टिकल्स में जगह देनी होती है। असगर भट्टी साहब ने कहा है कि इन रिश्वतखोरों का एक नेटवर्क होता है, अगर कोई बंदा इनको एक्सपोज करता है तो दिन रात धमकियां दी जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आपको एक हैंडल करना चाहिए और इनसे घबराना नहीं चाहिए। अगर आप इनको अपने ऊपर बहुत हावी कर लेंगे तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बाहिम्मत समझते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। आपने इनको अपने ऊपर हावी नहीं करना, आपने इन पे हावी होना है। तो लिहाजा कोई भी काम करना हो तो कोशिश करें कि आप अकेले नहीं बल्कि एक दो साथी आप साथ लेके जाएं, ताकि उनको पता हो कि इनके साथ कुछ 4 बंदे चलने वाले हैं और उनके ऊपर आपने हावी होकर बात करनी है। तो फिर ऐसे मामलात पेश नहीं आते हैं, ना ऐसा कोई काम होता है। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैं इजाज़त चाहूँगी, अब चूँकि काफ़ी वक्त हो गया, अब तकरीबन पूरा 1 घंटा यहाँ पे मैं ऑनलाइन रही हूँ, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है नई खबरों नए टॉपिक के साथ, और आप लोग अपने अपने इलाका वाइज इलाके के नाम के साथ यहाँ पे क्वेश्चन ज़रूर पूछा करें। बेइंतहा खुशी होती है और कोशिश होती है कि आपको यहाँ पे हल ज़रूर बताएं, ताकि आप अपने इलाके में रहते हुए वो तमाम मसाइल को खुद से हल करना सीखेंगे।
तो बेहतरी होगी, और इंशाल्लाह ताला आप सबका साथ रहेगा तो बहुत सारे मामलात को हम बेहतर कर सकेंगे। मैं अब आपसे सबसे इजाज़त चाहूँगी। बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। आप यहाँ पे आते हैं, वक्त निकाल के हमें सुनते हैं, और बहुत सारे आपके मामलात जो हैं वो हम अपने आर्टिकल्स में भी लिखते हैं। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह कल ज़िंदगी रही तो मुलाकात होती है ऑनलाइन। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप सबका। खुदा हाफिज़।